गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आपका स्वागत है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर। आज कुछ और डिस्कशन करते हैं। मैं डिस्कस करता हूं टू लाइंस के ऊपर। टू लाइंस एक प्लेन में हों तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। मीन्स वो पैरेलल हैं प्लेन में तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। और यदि वो स्क्यू लाइन्स हैं, स्क्यू लाइन्स मीन्स लाइन्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। दो लाइन्स हैं, एक लाइन एक प्लेन में है, दूसरी लाइन दूसरे प्लेन में है, तो उनका कहीं इंटरसेक्शन नहीं होना है उन लाइन्स का, तो उन लाइन्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन्स कहते हैं, या विषमतलीय रेखाएं। विषम तल अलग अलग तल में है, ठीक है दोस्तों। तो दो इक्वेशन लेते हैं। देखिए वेक्टर इक्वेशन आप जानते हैं, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन की वेक्टर इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b2। ये दो लाइन्स हमारे पास, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम दूरी, दो लाइन के बीच में न्यूनतम दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच में जो लंबवत दूरी होगी वो होती है, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लंबवत दूरी, लंबवत दूरी एस डी इज इक्वल टू, ये दिया जाएगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉड, मॉडुलस हो गया। ये पूरा मॉडुलस है क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं होती, तो यहां से कैलकुलेशन में नेगेटिव भी आ जाए तो उसे पॉजिटिव करना है। तो b1 क्रॉस b2 करिए, ये b1 b2 इनका क्रॉस करिए और डॉट a2 माइनस a1 करिए। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। नीचे b1 क्रॉस b2 वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है और पूरे का मॉड है ये, ठीक है दोस्तों। अब यदि मेरे पास लाइन किस रूप में है, यदि मेरे पास लाइन इस रूप में है कि x माइनस x1 ओवर a1 इज इक्वल टू y माइनस y ओवर b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c1। यदि लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी एडजस्टेंट x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2। ये टू लाइन्स है आपके पास, ठीक है डिस्टेंट। ये लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1। ये लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 c2। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन न्यूनतम दूरी, कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस? दैट इज इक्वल टू कितना होगा आप देख सकते हैं, आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आप कर सकते हैं या मैंने कर दिया इक्वल टू, चलो नीचे लिख देता हूं एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर b1 c1 a1 a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर।
ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आगे डिस्टेंस, ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है x2 माइनस x1, यहाँ से x1 x2 यहाँ से निकलेंगे, y2 माइनस 1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका क्या है, b1 तो b के बाद c आता है, तो b1 है तो c2 होगा, b1 c2, अब b1 है तो b2 आएगा और c2 है तो c1 आएगा। अब b1 के बाद क्या होता है, a1 b1 c1, तो c1 और c के बाद a आता है, a b c, क्योंकि a b c में रोटेशन चल रहा है तो c के बाद a, तो c1 c में 1 ले लिया तो a में a2 माइनस c1 है तो c2 हो जाएगा c2 a1 स्क्वायर, b1 ले लिया c1 ले गया, अब a1 का नंबर आएगा, a1 a के बाद b आता है तो a के साथ 1 ले आया तो b के साथ 2 आएगा, a1 b2, अब a1 क्या बन जाएगा, a2 बन जाएगा और b2 क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लेना। ठीक है, तो यदि आपके पास रेखा कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये इक्विवेलेंस के केस में है, विषम तलीय, जब रेखाएं एक तल में नहीं है तब जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच की लंब और दूरी, यदि कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और यदि लाइन की इक्वेशन आपके पास वेक्टर फॉर्म में हैं तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की जाएगी। तो फॉर्मूले आप तैयार रखिए, आगे क्वेश्चन करने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पे आता हूं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फॉर्मूले पर आप खूब जोर रखिए, फॉर्मूला तैयार हो गए तो आगे आप देखेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट वही बात है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में भी रखना है कि फिगर कैसी होगी, उससे भी टिपिकल क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक हो गया, चलिए और आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए दोस्तों, बेटर क्वेश्चन लेते हैं, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा म्यू बी। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं जो कि पैरेलल हैं। अब आपको कैसे आपको कैसे आप आइडिया लगाएंगे, कैसे आप जानेंगे कि दो लाइन पैरेलल हैं। आप देखिए, ये जो लाइन की क्वेश्चन हमने पढ़ी थी, ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट मतलब जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। ये आपने वहां किया था जब हमने लाइन की क्वेश्चन फॉर्म की थी। ये लाइन है आपकी L और एक वेक्टर B था जो इसके पैरेलल था। आपने यहां पर पोजीशन वेक्टर A इस पॉइंट का है, ये R इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये डिस्टेंस आपने ले ली थी, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, इस लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो कैसी बनी थी इक्वेशन, R इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी। अब वो कह रहे हैं कि लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब अगली लाइन कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। माना वो यहां है तो देखिए ना आप, इसके पैरेलल तो है ये भी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये लाइन भी इस वेक्टर के पैरेलल होगी, इसलिए बी सेम है दोनों के लिए। तो यदि बी सेम है तो आप समझ जाएंगे कि लाइन क्या है, एक
प्लेन में है, एक समतल में और वो पैरेलल है। और यदि B1 B2 अलग अलग हो गए तो आप समझ जाएंगे कि लाइन आपकी पैरेलल नहीं है, लाइन आपकी पैरेलल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो ये बी भी सेम है, इससे आपको जान जाएंगे आप कि कैसे कैसे लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालेंगे? तो आप जान रहे हैं कि न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी डिस्टेंस? देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला है, जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी। ठीक है, तो एस डी आप निकालते कैसे हैं? ये निकलेगा दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। इस फॉर्मूले से निकलेगा B क्रॉस A2 माइनस A1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच में। B क्या है? B इनके लिए कॉमन है, सेम वेक्टर के पैरेलल हैं। A2 और A1 का डिफरेंस कर देंगे, उनका क्रॉस बना देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये मैग्नीट्यूड है इसका B का, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका क्या ले लेंगे आप? क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आप उसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस जो आएगा वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गए? इस रूप में आप इसको करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए इतने आपके पास फॉर्मूले हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करूंगा डियर स्टूडेंट, वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी साथ साथ तैयार होते रहेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.2 की ओर बढ़ते हैं। 11.2 में क्या है देखिए, बड़े आराम से कीजिए, बड़ा ध्यान से कीजिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, और बोर्ड में तो इससे काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर से आते हैं। तो आप बढ़िया सा माइंड फ्रेम बना करके तैयारी कीजिए। अब मैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 12/13 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। So that the 3 lines with the direction cosine such and such are mutually perpendicular। आपके पास दे रखे हैं डियर फ्रेंड, आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे 3 लाइन्स के, 12/13 माइनस 3/13, ठीक हो गया, माइनस 4/13 कॉमा 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13 कॉमा 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 12/13। ये आपके पास 3 लाइन्स हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ये 3 लाइन्स हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। तो यदि मैं इस लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 लूं, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 M1, इसके L2 M2 N2, इसके L3 M3 N3 है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, माना
रेखा 1, 2 व 3 के डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1, L2, M2, N2 एंड और क्या है L3, M3, N3 हैं. Let the direction cosines of a line, direction cosines of these three lines are L1, M1, N1, L2, M2, N2 and L3, M3, N3 हैं. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस है थ्री लाइंस के. तो आपको शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में लंबवत हैं. तो आप जानते हैं दो रेखाएं यदि लंबवत हैं तो क्या कंडीशन होती है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए? L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 जीरो होना चाहिए. ये तो होता है. इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1, M1, N1, L2, M2, N2, then which condition follows the direction cosines? L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to 0. तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो आपके पास हो जाएगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 कितना हो जाएगा रेस्टेंट? देखिए L1 आपका 12/13 इंटू L2 मीन्स 4/13. इसको देखिए माइनस हो जाएगा 3/13 नेगेटिव है, 12/13 ये भी नेगेटिव है, 4/13 प्लस 3/13 तो कितना हो जाएगा रेस्टेंट? 48 माइनस 36 माइनस 12/169. ठीक है, ये कितना हो गया? ये भी 48 नेगेटिव का और प्लस 48 तो दिस इज इक्वल टू 0. तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि L1, L2 प्लस M1, N2 प्लस N1, N2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है. दिस इंप्लाइज दैट द लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस एंड दिस. या मैं लाइन नंबर 1 इसके लिए कर लेता हूं कि लाइन नंबर 2 की डायरेक्शन कोसाइंस है. लिख लेना आप लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज में ज्यादा टाइम चला जाएगा. द लाइन्स 1 and 2 are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. ठीक है, रेखा 1 और 2 परस्पर लंबवत हैं. एक बात तो निकलकर ये आ गई, रेखा 1 और 2 परस्पर लंबवत हैं क्योंकि मेरे पास L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 क्या है? 0 है. ठीक हो गया. ठीक है, ये तो कंडीशन है. यदि एक रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L1, M1, N1. दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? M1, M2, N2, L2, M2, N2. और यदि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 आपका 0 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है. ये तो करते हैं कंडीशन. ये कंडीशन तो आप जानते हैं. दूसरे केस में देखिए, अब इसको और इसको ले लीजिए. रेखा 2 और 3 के लिए कितना हो जाएगा? L2, L3 ये निकालिए, M2, M3 प्लस N2, N3 ये कितना हो जाएगा रेस्टेंट? L2, L3 देखिए दिस इंटू दिस 4/13 इंटू 3/13 इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 12/13 इंटू 4/13 उसके हो जाएगी प्लस 3/13 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 12 माइनस 48 प्लस 36/169. ये भी हो गया 0. 36 12 48 माइनस 48 0 हो गई. इसका मतलब क्या हुआ? रेखा 2 और 3 परस्पर लंबवत हैं. ठीक है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट द लाइन्स
whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, द लाइन्स 2 and 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस लाइन 2 और 3 भी परपेंडिकुलर निकल गई, 1 और 2 परपेंडिकुलर निकल गई, 2 और 3 परपेंडिकुलर निकल गई। अब आप लाइन नंबर क्या क्या ले लीजिए, लाइन नंबर 1 and 3 ले लीजिए, ठीक है, लाइन नंबर 1 and 3 ले लीजिए। उसके लिए क्या होगा डिस्टेंस देखिए, फॉर लाइन नंबर 1 and 3, लाइन नंबर 1 और 3 के लिए देखिए L1 L3, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से L1 M1 N1, इसके हैं L3 M3 N3, तो L1 L3 इसको ले रहा हूं, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू कितना रहा डिस्टेंस, 12/13 इंटू 3/13 माइनस इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3/13 इंटू 4/13 माइनस 4/13 इंटू 12/13, तो कितना रहा डिस्टेंस 36 प्लस 12 माइनस 48/169 एंड दैट इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 कितना आया, 0 आया। इसका मतलब रेखा एक जिसके दिक् कोसाइन ये हैं तथा रेखा 3 जिसके दिक् कोसाइन ये हैं परस्पर लंबवत हैं, ऐसा लिखना आप क्लियर, रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं, 1 और 3 1 and 3 परस्पर लंबवत हैं, द लाइन्स whose position whose direction cosines are this and this, the lines 1 and 3 are mutually perpendicular, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्लियर इस रूप में लिख लेना, द लाइन्स 1 and 3 whose direction cosines are given by this and this are mutually perpendicular, तो 1 2 पे परपेंडिकुलर है, 2 3 पे परपेंडिकुलर है, 1 3 पे परपेंडिकुलर है, तो आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई पर परपेंडिकुलर है, वाई जेड पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड पर परपेंडिकुलर है, तो दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर क्या है, लंबवत है। तो वैसे इन 3 रेखाओं को आपने शो कर दिया कि ये लाइंस परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं, और उसके लिए बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर है कि आप L1 L2 इनके बीच की परपेंडिकुलरिटी देखनी है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करिए, यदि वो 0 आ जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट दीज 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, आंसर के रूप में वैसे लिख देंगे, अंत में ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे, ये आप अंत में रिजल्ट के रूप में लिख देंगे दोस्तों, these lines are mutually perpendicular, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों।
और क्लियर लिखना चाहते हैं, दीज लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ज्यादा क्लियर ये रहेगा ऐसा लिखना, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। ये तीनों रेखाएं आंसर के रूप में, अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं टाइम की वजह से, ये तीनों रेखाएं जिनके दिक्कोसाइन ये कॉमा ये हैं, ये परस्पर लंबवत है। बस ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। तब और आगे क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।